हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह। नीट 2024 का जो फिजिक्स का पेपर की अगर आज हम बात करें तो थोड़ा सा पेपर लेंथी था। न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, तो उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आंसर की जो 2024 के नीट के एग्जाम अभी जो हुआ है, इसकी आंसर की का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आंसर की को देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं आंसर की। एंड जो फिजिक्स का थोड़ा पेपर था उसको जल्दी से आप डिस्कस करते हैं, किसका ऑप्शन का क्या क्या ऑप्शन बन सकता था, आप क्या करके आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। लॉजिक गेट के क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप बी और वाई को देखें तो जो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा दैट वुड बी व्हाट, बी बार जो है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका यहाँ पे बी बार ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल व्हील के बारे में पूछा गया था। ठीक है, लेवल रोड पे जो व्हील है ये चल रहा है। अगर व्हील लेवल रोड के ऊपर चल रहा है और पूछा गया था कि पी और वी के बीच में जो वेलोसिटी है, तो ये जो हमें पता है कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी जो वेलोसिटी होती है अगर 2v होगी और ये वाला जो पॉइंट है ये रेस्ट पे होगा। इन केस अगर प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं भी हो रही तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी q से ज्यादा होगी। तो इसका जो ऑप्शन बन जाता था p मूव्स फास्टर देन q, ऑप्शन बन जाता है इसका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ही है या व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो ये जो बीच में कैपेसिटर है इसको आप रिमूव कर देंगे। इन दो का जो इक्विवेलेंट था वो 1 था, इन दो का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1, 1 + 1 2, इसका ऑप्शन बन जाता हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैकेनिक्स से पूछा गया था। ज्यादा पोर्शन इस बार जो फिजिक्स का पूछा गया था 12th क्लास को ज्यादा कवर किया, 11th क्लास से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एसएचएम और वेव्स जैसे बड़े टॉपिक्स थे। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया। उस पर तो चलो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ नहीं पूछा गया। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया गया था। डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते, वेलोसिटी 2 आ जाती। फोर्स 5 दिया था, हमें पता है पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, 5 2 10, ये इसका आंसर हो जाता 1। ठीक है, देन हम इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाला था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते थे इस क्वेश्चन में। देखो, जैसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल बोला गया है, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ये डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है। हमें पता है पोटेंशियल पॉइंट पे होता है के पी कॉस थीटा, और अगर जनरल पॉइंट पे बात करें डिवाइडर बाय आर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो थीटा 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आती, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी। तो ये वाला असर्शन बिल्कुल सही था। लेकिन जब आप रीजन की बात करेंगे तो जो पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे होता है वो के पी बाई आर स्क्वायर होता है, ये ट्वाइस नहीं आएगा। ट्वाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ट्वाइस का रिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाता है आपका असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टू बॉडी सेम मास की अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। पहले बॉडी का जो मास है m है, v1 वेलोसिटी से चल रही है, फिर इन इलास्टिक कोलिजन है, बाद में वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो v1 बाई v2 का जो रेशियो था वो 2:1, यहाँ पे आंसर बन जाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलमोस्ट सारा डाटा दिया गया था। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने एक नीडल को रख लिया है। ठीक है, तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.049। ठीक है, इन मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म, तो यहाँ पे इसकी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाता 5 सेकंड जो है वो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगेंगे। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो 4 सेकंड लगेगा। एंड वी नो कि जो टॉर्क है वो एम बी मल्टीप्लाई बाई थीटा के इक्वल है। यहां से आप टाइम पीरियड निकाल लेते। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू बन जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है, यहां से आपको बी की वैल्यू जो है यहां से पूछा गया, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ नीडल इज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एम फाइंड आउट करते तो आंसर आ जाता है 1280 पाई स्क्वायर। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके आंसर्स मिल जाएं कि किसका क्या क्या सोल्यूशन आंसर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, ठीक है, एन अनपोलराइज्ड
बीम स्ट्राइक से ग्लास सरफेस, हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो है वो पार्शली पोलराइज्ड होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड रे वुड बी पार्शली पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 साथ साथ में देख लेते हैं ताकि बार बार ना आना पड़े। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, सेल के क्रॉस क्या है, वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई इंटू आर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा 8 वोल्ट। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के कोई भी डायमेंशंस होते नहीं है, स्ट्रेन और एंगल के भी कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेमीकंडक्टर से पूछा गया था। हमें पता है कि जो आई और वी का ग्राफ बनता है सेमीकंडक्टर इसके लिए सोलर सेल के लिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। इन द रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड की जो करंट होती है वो होती है माइक्रो एम्पेयर में, इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो यहाँ पे ट्रिक था, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये देखने को मिलता है। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बन जाता है हमारा फर्स्ट। यहां पे देखो जो नॉर्थ पोल है वो दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट इस लूप में फ्लो करेगी वो इस तरह से फ्लो करेगी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि इस लूप से पास होने मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज होने नहीं देगा। तो इस वाले लूप में जो करंट है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगी। और यहां पे अगर हम देखें साउथ पोल पास जा रहा है, साउथ पोल पास जा रहा है, इसका मतलब यही होता है फिर से अगर साउथ पोल किसी के पास जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं इसे इस डायरेक्शन में डिक्रीज होने नहीं देगा। तो जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगी, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में यहां से डी से सी की तरफ फ्लो करेगी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ये ए बी एंड डी और सी यहाँ पे ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10th वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे पूछा गया है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ कैसा है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हम सबको पता है कि जो मोमेंटम है जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर का और लैम्डा के साथ जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑन द एक्सियल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। और पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है ml स्क्वायर बाई 12। वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा दैट वुड बी व्हाट 8.5। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन एक बार इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूं। 1/12 m की वैल्यू है यहाँ पे 400। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई l का स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 2400 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। यहां से लेंथ ही निकालने को आपसे कहा भी गया है। ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 24 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट वुड बी 72 72 अंडर रूट ऑफ 72 8 8 64। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मीटर लिखा गया है, इसका मतलब जो पोजीशन है इस 5 का यूनिट क्या होगा मीटर। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा दैट रिप्रेजेंट द पार्टिकल द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये वाले जो टर्म होती है ये ओमेगा है। अगर ये ओमेगा है, ओमेगा को कहा जाता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा को जैसे हम पाई लिखेंगे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन बन जाएगा 2 और 5 मीटर एंड 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया ग्रेविटेशन के पोर्शन से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मास को 1/10 कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे मास को 1/10 कर रहे हो, 1/10 यहाँ पे आपका मास बन गया gm डिवाइडेड बाई, और रेडियस को जो डायमीटर को अगर हम हाफ कर रहे हैं इसका मतलब रेडियस को हाफ कर रहे हैं। तो रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो ये बनेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 2/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3.92। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होने का मतलब होता है मास नंबर जो है वो 4 से कम हो गया और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो गया। तो यहाँ पे मिलेगा 80। पॉजिट्रॉन अगर रिलीज हो रहा है, ई पॉजिटिव अगर रिलीज हो रहा है, ई पॉजिटिव कब रिलीज होगा जब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, मास नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो 79 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नेगेटिव बीटा डीके कब होगा? नेगेटिव बीटा डीके होता है जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर फिर से 1 से बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 80, मास नंबर विल रिमेन सेम 286। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर से कब रिलीज होता है? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा एंड मास नंबर वुड रिमेन सेम 81, 286। इसका आंसर बन जाएगा 286 एंड 81, 286 एंड 81। ठीक है, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट में चेंज हो रही है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हर इंस्टेंट में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब आंसर बन जाएगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। इस वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। यहां पे पूछा गया है, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन कितना है? पहले आप इसकी एक्सेलरेशन निकाल दो, 3 + 2 5 kg के मास पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस वाले ब्लॉक को कौन मूव करवा रहा है? ये ए वाला ब्लॉक जो बी पे नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, और यही नॉर्मल एक्शन इसको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। द नॉर्मल एक्शन वुड बी व्हाट? 6 न्यूटन। तो 17 का आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। नेक्स्ट आ जाते हैं 18। ये भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। हमें पता है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो है वो आपको देता है वर्क डन। एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव यू व्हाट? वर्क डन। एंड वर्क डन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये 60 जूल के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ए साइक्लिक मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी नेगेटिव, तो इसका आंसर बन जाना चाहिए था -60 जूल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ग्रेजिंग इमरजेंस का क्वेश्चन है। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल आर है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब आर की वैल्यू 90 - θc हो जाएगी। ये एंगल 30, ये आर की वैल्यू 90 - θc। वी ऑल नो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज 90 - θc। दिस वुड बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, ये बनेगा cos थीटा। आप सॉल्व करोगे वैल्यू, आपका आंसर बनना चाहिए था √5 / 2। ये इसका आंसर बनना चाहिए था। आप अपना आंसर जो है वो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल। बिल्कुल सही बात है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट की जो एटम है वो स्टेबल नहीं है, न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं होता है हैवियर एलिमेंट का। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है ये गलत होना चाहिए। तो इसमें असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन बनना चाहिए इसका। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन, हम सबको पता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे वी नो कि n+1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो इक्वल है मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां से आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को जो लिख सकते हो दैट वुड बी n डिवाइडेड बाय n+1, दैट इज मेन स्केल डिवीजन। तो हमें पता है लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय n+1, दैट वुड बी मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 mm दिया है। यहां ध्यान दो, यहां पे जो आंसर है सेंटीमीटर में कहा गया है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर अगर है तो डिवाइडेड बाय n+1, और यहां पे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर बन जाएगा 1/100 n+1। तो ऑप्शन बन जाना चाहिए था यहां पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपके सामने आया। ठीक है, एनसीईआरटी का ही पोर्शन कवर करता है ये। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर लिया जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है और उसके बाहर जो है फ्यू कलर्ड फ्रिंज देखने को मिलती है। तो ऑप्शन इसका बन जाता 3। इफ सी इज द वेलोसिटी, यहां पे पहले आ जाते हैं। इफ ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्क है, अगर इसको लिफ्ट करना है तो कितनी एक्सेस फोर्स लगानी है। तो ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होती है? टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2πr के इक्वल हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा 19.8 मिली न्यूटन बनना चाहिए आंसर। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं। द फोर्स इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय
2 पाई आर, टेंशन की वैल्यू है कितनी, सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.07 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पॉइंट इंटू आर, रेडियस कितना दिया गया है डिस्क का 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻², तो 10⁻⁻², ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻², 3 2 6, हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी की सारी टर्म बन जाएगी, 7 2 14, 14 3 ये अपना आ गया 42 एंड मल्टीप्लाई बाई 4.5 दैट इज 198, तो 198 इंटू 10⁻⁻4, तो बिल्कुल सही बात है, 19.8 नैनोमीटर इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 1/2 है। तो हमें यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस प्राइमरी कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो यहां पे एनपी बाई एनएस बोला गया है, तो एनएस बाई एनपी क्या हो जाता है 2:1, तो यहां पे बहुत ध्यान रखना था कि पूछा क्या गया है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, बिल्कुल सही बात है, h इंटू न्यू है, द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज c, बिल्कुल सही है, द मोमेंटम फोटोन इज h c बाय, बिल्कुल सही है, इन द फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है, फोटोन पोसेस पॉजिटिव चार्ज, गलत बात है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन जाता है यहां पे आ जाता ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्टील वाइल, बड़ा सही सिंपल क्वेश्चन था, हमें पता है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन स्ट्रेस दिया हुआ है, हमें पता है स्ट्रेस किसके इक्वल है, y मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, एल की वैल्यू यहां दी हुई है, ये वैल्यू पुट करते आपके पास आंसर आ जाता 4 मिलीमीटर, ठीक है, इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेते हैं, सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें अगर हम देखें ये ए है, ये नॉट गेट है, तो यहां पे बनेगा ए बार, ये बी है, ये भी नॉट गेट है, ये बनेगा बी बार, और ये और प्लस नॉट है, तो ए प्लस बी प्लस का बार, तो ये बन जाता ए बार का बार डॉट बी बार का बार, तो ये बन गया ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब ये कौन सा गेट बन गया, एंड गेट, ऑप्शन बन जाता 4, ठीक है। यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 31, द थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड, ठीक है। अब देखो हमें पता है थिन स्फेरिकल शेल के अंदर और सरफेस के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही थिन स्फेरिकल शेल के सेंटर में भी पोटेंशियल होता है, तो इसका मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VP, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये बाल्मर सीरीज की सीरीज दे रखी है, हमें पता है 1 बाई वेवलेंथ जो है किसके इक्वल होता है, we all know 1 by wavelength is equals to Rydberg's constant 1.097, 1 by ये कहां पे आ रहा है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 by फिर n का स्क्वायर, ठीक है। we know Rydberg's constant की वैल्यू है 1.097, ठीक है, और इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देखो मैं आपको इसमें सीधा बताता हूं, 3 से 2 जा रहे हो, 4 से 2 जा रहे हो, 5 से 6 जा रहे हो, 6 से 2 जा रहे हो, है ना, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 6 से 2, आप जितना हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आओगे, जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इमिट होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन है इसका मतलब वेवलेंथ उतनी कम होगी, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी का गैप सबसे कम है, तो एनर्जी का गैप सबसे कम है, इसका मतलब वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट का ये ऑप्शन हो गया, मतलब ए के साथ थर्ड मिलना चाहिए, इससे हायर वैल्यू है 486, तो 4 के बी के साथ 4 मिलना चाहिए, फिर इससे हायर वैल्यू है 334, तो सी के साथ सेकंड मिलना चाहिए और इसके साथ फर्स्ट मिलना चाहिए, 4 3 2 1, नहीं सॉरी, थर्ड फोर्थ सेकंड वन, थर्ड फोर्थ सेकंड वन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा यहां पे सेकंड। अच्छा, ए वायर ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस 100 दिया, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में आपने तोड़ दिया, तो इसका मतलब हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ईच वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट
10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 5 पार्ट्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब 50 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और जो रेस्ट 5 है उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, हर वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम का, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट किया, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम का, तो 50 प्लस 2 कितना हो गया 52 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाता सेकंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय कंडक्टिंग टू ए बैटरी थ्रू ए रेजिस्टर। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप उसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू ए बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। बैटरी से चार्ज करोगे तो क्या होगा कि ये बीच में पोर्शन है, यहाँ पे इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड वी ऑल नो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, कन्वेंशनल करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट आई फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, नहीं ये अपोजिट वाला नहीं आएगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 33 ए टाइटली बोर्डेड 100 टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और करंट इतनी फ्लो कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नीट्यूड कितना है। हमें पता है एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर, और 100 टर्न्स है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आता 4.4 मिली टेस्ला, तो इसका ऑप्शन बन जाना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि पीक करंट कितनी है। देखो बेटा यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाली जो वैल्यू है 210, ये VRMS वैल्यू है, ये VRMS वैल्यू है। तो अगर मैं IRMS की वैल्यू निकालता हूं तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IRMS की वैल्यू हो जाएगी VRMS की वैल्यू मल्टीप्लाई, वी ऑल नो XC की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 पाई ओमेगा का मतलब 3C, और VRMS वैल्यू आ गई 210। ये आ गई IRMS वैल्यू। और पीक वैल्यू निकालनी हो तो पीक वैल्यू होती है IRMS वैल्यू की जो वैल्यू है IRMS वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना आएगा 0.707। आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.93 एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी जाई की वैल्यू स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बहुत लार्ज होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है ये वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल होती है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की जाई की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब ए का आना चाहिए सेकंड और बी का आना चाहिए थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, ऑप्शन बन जाता फर्स्ट। ठीक है, इफ द मास ऑफ बॉब इज ए सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, मास थ्राइस कर दें, ठीक है, लेंथ को क्या कर दें आधा कर दें, तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो। देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, 2 पाई एल बाई जी ये शुरू का टाइम पीरियड है, बाद का टाइम पीरियड कितना बन गया, बाद के टाइम पीरियड में आप लेंथ को हाफ कर दिया है, तो मतलब 2 पाई एल बाई 2 जी लिखा, मतलब हमने लिखा टी बाई 2। आप कह रहे हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो x बाई 2 टाइम्स है ओरिजिनल टाइम पीरियड के, तो मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ पे x बाई 2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x बाई रूट 2, सॉरी यहाँ पे x बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां से कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू बन जाएगी रूट 2, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसको देख लो। ए बॉब इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, एक बॉल है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो हमें पता है कि जो टेंशन डेवलप होती है वो कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर r। अब आपने क्या किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो न्यू टेंशन कितनी आ जाएगी, m ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r, ये 4 टाइम्स हो जाएगी टेंशन, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 40। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, आइडियल ग्राफ टी और वी कर्व दे रखी है आइडियल गैस की, ठीक है, 3 प्रेशर्स मेंशन किए गए हैं, चार्ल्स लॉ अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बेटा पीवी जो है वो किसके इक्वल है, एनआरटी के इक्वल है। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में ग्राफ बन रहा है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर कैन बी रिटन एज व्हाट, पी डिवाइडेड बाई एनआर मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं, वी। और टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जो कांस्टेंट है यहाँ प्रेशर किसका रोल प्ले कर रहा है, स्लोप का रोल प्ले कर रहा है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्लोप है ये वाली लाइन का, फिर इस लाइन का और फिर इस लाइन का, तो P1 इज ग्रेटर देन क्या बनेगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड
ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3। ऑप्शन क्या बनना चाहिए यहाँ पे 4। मतलब आप ऑप्शन दे सकते हो क्योंकि ऑप्शन में भी कुछ चेंजेस जो है वो की गई हैं, कहीं किसी सेट में कुछ होगा, किसी सेट में कुछ होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि एक सरफेस से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस से हमने एक ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी दें ताकि वो कितने रेडियस में घूमने लग जाए, थ्राइस ऑफ आर रेडियस में घूमने लग जाए। क्वेश्चन ने कहा है 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो कितनी एनर्जी दोगे, 3r में घूमनेगा। तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व कर देंगे। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी -G डिवाइडेड बाई r, आपने E एनर्जी दी, और जब ये किसी और 3r ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहां पे इसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, G डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ r। ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है तो 3r का ट्वाइस हो जाएगा 6r। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर बन जाएगा 5/6 G डिवाइडेड बाई r। ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं, 2 हीटर्स ए एंड बी, है ना, रेटिंग दे रखी है हीटर्स की, एंड दोस 2 आर फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू ए फिक्स पावर सोर्स। पावर सोर्स फिक्स है, हमें पता है जब भी पावर सोर्स फिक्स होगा तो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, ये वैल्यू बन जाएगी 3 किलोवाट की। और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी 1/P1 प्लस 1/P2। 1/2 प्लस ये बनेगा कितना, 1/1 प्लस 1/2, दैट वुड बी 3/2, और पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी 2/3। आपसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ दीज टू, तो पावर इन पहली बात में क्या बोला गया है, सीरीज डिवाइडेड बाय पावर इन व्हाट, पैरेलल। पावर इन सीरीज कितना आ गया 2/3, पावर इन पैरेलल कितना आ गया 3, तो ये 2/9 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर एक आयरन रॉड है, बार है, लेंथ हमें पता है कि अगर आयरन बार होगी, अगर उसकी लेंथ L है तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किधर क्या होगा, मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ को आधा कर दोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आधी आधी हो जाएगी। आपने दोनों इसको आधा करके 60 डिग्री के एंगल पे रख लिया, मतलब एक का मैग्नेटिक मूवमेंट m/2, दूसरे का भी मैग्नेटिक मूवमेंट m/2, इनके बीच का एंगल 60, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, बीच में एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट भी क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ m/2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 60, तो ये 2 कैंसिल हो गया, cos 60 1/2, आंसर बन गया m/। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The properties which is not of an electromagnetic wave traveling in space, electromagnetic wave की प्रॉपर्टी नहीं है, they are transverse in nature, सच बात है। एनर्जी डेंसिटी in electric field is equal to energy density in magnetic field, सही, that travel with the speed of light, they originate from charge moving with uniform speed, नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम जो चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहे होंगे, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से क्या रिलीज होती हैं, इमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नेटिक ए मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, मेटालिक बार है उसका यंग्स मॉडुलस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, टेंपरेचर चेंज पूछा है, यार कंप्रेसिव फोर्स पूछा हुआ है। क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा y अल्फा एरिया इनटू डेल्टा टी। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50 मल्टीप्लाई बाई 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, हमने यहाँ पे ये जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, मतलब ब्रिज बैलेंस की तरह ये अचीव हो सकता है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद लोअर एन टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप, तो ये वाला तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं करेगी। इसको भी देखोगे, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप, यहाँ पे भी ये जो डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप। यहाँ पे जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये शॉर्ट सर्किटिंग कर लेगा, करंट यहाँ से जाएगी नहीं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि 10 है, 15 है, 10 ओम है, और यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस वाला एक वायर मान सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, तो ये पूरा ऐसे ब्रिज बैलेंस की जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखता है वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो जो ऑप्शन है ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे 1। यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है।
पहले तो वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब यहाँ पे वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, और क्योंकि लाइन आगे से ऊपर है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पहले भाई एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, फिर थोड़ी देर में एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, फिर से एक्सेलरेशन जीरो, फिर वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, जो ग्राफ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, सी। द ऑप्शन वुड बी व्हाट, थर्ड जो है पोर्शन इसका क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट सॉरी 43 क्वेश्चन, इसमें देखो अल्फा और बीटा पूछा गया है, और बताओ कौन सा डायमेंशन लेस है। फोर्स के जो डायमेंशन है अल्फा टी स्क्वायर के बराबर है, यहां से अल्फा के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम एल टी माइनस 4, और बीटा इंटू टी के डायमेंशन फोर्स के बराबर है, इसका मतलब बीटा के डायमेंशन क्या बनेंगे, एम एल टी माइनस 3। अब अल्फा में टी मल्टीप्लाई कर ले तो बीटा बन जाएगा, तो अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा, अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड, देखो मूव क्लोज टू ईच अदर, तो अगर दो प्लेट्स अगर एक दूसरे के पास आ रही हैं तो आर की वैल्यू अगर कम हो रही है, दो प्लेट्स एक दूसरे से पास आ रही हैं तो आर की वैल्यू कम हो रही है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है, और बैटरी को हमने कनेक्ट करके रखा है किसके साथ, सॉरी कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कांस्टेंट, और Q इज इक्वल टू होता है CV, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वायर, V कांस्टेंट है, C बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो दस चार्ज स्टोर इज इट इंक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, चार्ज डिक्रीज होगा गलत बात है, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज सही बात है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इज पोटेंशियल रिमेन सेम, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चार्ज टू पोटेंशियल का क्या मतलब हो गया, चार्ज टू पोटेंशियल का मतलब हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, Q और V भले ही सेम है, Q बढ़ रहा है तो Q और V का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो आंसर आएगा A, C एंड E, ऑप्शन यहां पे बन जाएगा A, C एंड E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो वैसे वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन टेलीस्कोप पे इन्होंने सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लिया यहाँ पे। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, आपको ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखी है स्मॉल टेलीस्कोप की, दैट इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आई पीस की जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी क्या होता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई। ठीक है, और अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनती तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई रिजल्ट बन जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व कर लेंगे ये 28 वैल्यू बन जाएगी, तो आंसर यहाँ पे आ जाता सेकंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ए शीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे इस तरह से आपने शीट रख ली इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के सामने शीट रख ली है, होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो ये इसको होल्ड करेगा, बिल्कुल ये अपोजिट नेचर की शीट है, मैग्नेटिक है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा तो ये इसको होल्ड कर सकता है, mg जो है ये मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर सकती है, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। होल्ड द शीट इफ इट इज नॉट मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक जो पोल है, जो बार मैग्नेट है या फिर कोई भी मैग्नेट है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को तो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, ठीक है, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल, sheet is placed in horizontal surface in front of a strong magnetic pole, the force is needed to move the sheet away from, तो बिल्कुल सही बात है, देखो ये शीट है, ये पोल है, अगर मैं इस शीट को दूर लूंगा तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस कंडक्टिंग, अगर ये शीट कंडक्टिंग है तो इस कंडक्टिंग शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज हो रहा है, और हमें पता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी शीट से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, और इस तरह से प्रोड्यूस होंगी कि जो भी ये चेंज आ रहा है उसको ये होने नहीं देगी, तो अगर मैं प्लेट को दूर लेके जाऊंगा कंडक्टिंग प्लेट को तो ये इस तरह से एडी करंट प्रोड्यूस होंगी कि इसे दूर जाने नहीं देगी, तो दूर लेने के लिए अपने को फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर हम देखें तो ये दो ऑप्शन हमें दिखने चाहिए वैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए एंड सी ओनली, ये इसका ऑप्शन बन गया। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, ये था फिजिक्स का डिस्कशन। ओवरऑल अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो रिलेटिवली जो 2 सालों से एग्जाम फिजिक्स का पेपर पूछा जाता था उससे ये थोड़ा सा टफ पेपर था, तो इस वजह से जो है कट ऑफ हल्का सा रिलेटिवली कम हो सकता है, लेकिन बहुत से और फैक्टर हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप जेएंडके से हो, और मैं स्पेशली जेएंडके के स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो जेएंडके में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है इंक्रीज होगा, इररिस्पेक्टिव की जो पेपर है फिजिक्स का थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं एक दो दिन के अंदर कंप्लीट एनालिसिस लेके आएंगे कि किस कट ऑफ रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अलग अलग कैटेगरीज का क्या कट ऑफ जेएंडके में रहने वाला है। ये एक दो दिन के अंदर ये वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। कंप्लीट एनालिसिस अगर आप इस पेपर का चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि इस साल आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई और एक बार और बेटर एफर्ट करना चाहते हो, अपने आप को एक अच्छा मौका फिर से देना चाहते हो, तो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो है 20 मई से ड्रॉपर बैच जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको रिसेंट पैटर्न ऑफ नीट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। फिजिक्स में आपको खुद पढ़ाऊंगा और हमारे पास बेस्ट टीम है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।